हेलो स्टूडेंट्स, सेवियर एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है बच्चों। तो चलिए बेटा जल्दी से एक बार शुरू करते हैं हम केमिस्ट्री की लाइव क्लास। बेटा केमिस्ट्री की लाइव क्लास हम शुरू करने वाले हैं बेटा आज। तो जल्दी से एक बार वीडियो को सभी शेयर कर दें। जिससे सभी स्टूडेंट्स लाइव जुड़ जाएं। बेटा सुन पा रहे हैं मुझे सभी? जल्दी जल्दी बेटा एक बार, क्योंकि सेकंड यूनिट शुरू होने वाली है, तो टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा जल्दी से बेटा एक बार सभी क्लास को शेयर कर दें बेटा। चलिए बच्चा, क्लास की टाइमिंग जो है बेटा आज थोड़ी लेट हो गई है। जल्दी से एक बार क्लास को शेयर कर दें सभी, क्योंकि आज आप लोगों की क्लास जो है वो 11th क्लास की जो बच्चा यूनिट है वो होने वाली है आप लोगों की सेकंड यूनिट स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं बेटा कि इस यूनिट में बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जो ना तो स्कूल में होता है कई बार, और ये यूनिट जो है बच्चा आपकी आप लोगों को झकझोर के रखने वाली यूनिट है बच्चा। यूनिट जिसे आप देखेंगे, अगर मैं डिस्कस करूं बेटा यहां पर सेकंड यूनिट के बारे में, तो इस यूनिट में आप क्या क्या पढ़ेंगे आज वो आप देख लीजिए बेटा। ऑफिशियल जो है आपका ये सिलेबस है, ऑफिशियल सिलेबस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं बेटा। हेलो बेटा, चलिए बेटा जल्दी से एक दूसरे को शेयर कर दें बेटा, इससे पहले कि हम क्लास शुरू करें। चलिए देखते हैं बेटा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं बेटा कि आप कौन कौन से टॉपिक यहां पर पढ़ने वाले हैं आज, किस किस तरह के टॉपिक आज आप पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बेटा जो आप सिलेबस है सेकंड यूनिट का, अच्छा एक बात और समझ लें बेटा, सेकंड यूनिट इस केमिस्ट्री की बेहद ही जरूरी यूनिट है। मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा जानकारी दूं बेटा, जब आप 12th क्लास में जाएंगे तो आपके पास फिजिक्स है बेटा। 12th क्लास में फिजिक्स है, और फिजिक्स के अगर आप दो पार्ट कर दें, फर्स्ट और सेकंड, तो 35 मार्क्स की फर्स्ट यूनिट है और 35 मार्क्स की जो है बच्चा फिजिक्स की बात कर रहा हूं बेटा। ठीक सुन रहे हैं, बिल्कुल फिजिक्स की बात कर रहा हूं। 35 मार्क्स की जो यूनिट है बच्चा वो आपकी फर्स्ट यूनिट है, 35 की जो आपकी बुक है वो सेकंड बुक है। मतलब ये दोनों बुक है बेटा, यूनिट गलती से बोल रहा हूं। तो 35 और 35 मार्क्स की दो बुक हैं आपके पास। आप ये मान लीजिए कि 35 में से 13 मार्क्स की एक यूनिट है जिसे हम बोलते हैं ऑप्टिक्स। अब थोड़ी देर में बेटा आपको समझ में आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं। 13 नंबर की एक यूनिट है जिसे आप बोलते हैं प्रकाशिकी। 13 नंबर की एक यूनिट है प्रकाशिकी। बचे कितने बेटा? 22 मार्क्स। कितने बचे? 22 मार्क्स। प्रकाशिकी का मतलब समझे, जो आपने 10th में पढ़ा था बेटा, लेंस, दर्पण, उत्तल दर्पण, अब ठीक है, यानी कि प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, ये सारी जो टॉपिक्स हैं जो आपने 10th में पढ़े थे वो आपको इंटर में पढ़ने एक यूनिट है आपकी 13 मार्क्स की, सबसे बड़ी यूनिट मानी जाती है। लेकिन वहीं पर अगर मैं इन 22 नंबर की बात करूं, तो ये जो आपकी सेकंड यूनिट स्टार्ट होने वाली है बच्चा केमिस्ट्री की, यही सेकंड यूनिट आपकी इंटर फिजिक्स में आएगी। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं बेटा, आप ध्यान से सुनेंगे। मैंने बताया आप लोगों को कि यही वाली यूनिट आपकी इंटर फिजिक्स में आएगी, और यूनिट का भी नाम होगा परमाणु और नाभिक। इसमें एक छोटा सा पार्ट है बच्चा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, उन सबको मिला के 22 नंबर की केवल ये मान लें, मतलब ऑप्टिक्स को अगर हम छोड़ दें तो 22 मार्क्स की केमिस्ट्री आनी है।
और इंटर फिजिक्स में ये सारे टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। रदरफोर्ड का मॉडल, बोहर मॉडल, ठीक है, ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। मैक्सिमम इसमें से सारी चीजें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी बेटा, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आप इसमें से क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, ठीक है। तो चलिए, मैं भी अपने फोन में एक बार आप लोगों के कमेंट पढ़ लेता हूं, कौन कौन हमारे साथ जुड़ चुके हैं बेटा। जल्दी से जुड़ जाएं बेटा सभी। चलिए, जब तक मैं देखता हूं तो हम यहां पर पढ़ने वाले हैं बेटा परमाणु की संरचना में। सिलेबस मस्ट है, सिलेबस आप लोगों को पढ़ना बेटा जरूर आना चाहिए। तो सिलेबस में क्या क्या आपको पढ़ना है? परमाणु संरचना में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज। जैसा कि आप जानते हैं कि परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उन तीनों की खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज, इस यूनिट में आप पढ़ेंगे। परमाणु क्रमांक आप इस यूनिट में पढ़ेंगे। समस्थानिक और संभारिक आप इस यूनिट में पढ़ेंगे। थॉमसन का परमाणु मॉडल बेटा, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, बोर का परमाणु मॉडल, समझ रहे हैं ना, जितने भी परमाणु मॉडल हैं डाल्टन वाले को छोड़ के, वो मैक्सिमम सारे मॉडल्स यहीं पे हैं, ठीक है। सोमरफेल्ड का मॉडल बेटा कट गया। इसकी सीमाएं, कोष और उपकोष की अवधारणा। कोष क्या होता है, उपकोष क्या होता है, आपने सुने होंगे, सेल और सबसेल वगैरह बेटा, ठीक है। चलिए, द्रव्य और प्रकाश की द्वैती प्रकृति, दी ब्रोगली संबंध, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत, कक्षकों की अवधारणा, क्वांटम संख्याएं, एसपीडीएफ, कक्षकों की आकृतियां, कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने के नियम, अफबाउ का नियम, हुंड का नियम, पाउली का अपवर्जन नियम, परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अर्धभरित और पूर्ण भरित कक्षकों का स्थायित्व। चलिए, मैं आप लोगों से पूछ लेता हूं कुछ चीजें, जल्दी से बताना है बेटा कमेंट करके। आप में से किस किस ने दी ब्रोगली संबंध पढ़ा है? किस किस ने प्रकाश की द्वैती प्रकृति पढ़ी है? और परमाणु मॉडल्स जिन बच्चों ने पढ़े हैं, जल्दी से बताएंगे बेटा। इससे पहले मैं क्लास को कंटिन्यू करूं, जल्दी से बता दीजिए बेटा, जल्दी बेटा, तेजी से बताएंगे आप लोग, कमेंट करें बेटा तेजी से। मैं आपको क्लास शुरू करने वाला हूं अब, और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है बच्चा, वो होने वाला है, वो होने वाला है बच्चा हमारा यूनिट जो है आज की, आज जो हमारी बच्चा यूनिट होने वाली है, वो होने वाली है परमाणु संरचना। और इसमें जो हमारे टॉपिक हैं आज के, वो हम पढ़ेंगे बेटा। कौन कौन से टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज और न्यूट्रॉन की खोज, ये सारे टॉपिक हम आज पढ़ने वाले हैं बेटा। इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज और न्यूट्रॉन की खोज बेटा, ये सारे टॉपिक आज आप डिस्कस करने वाले हैं बेटा। जल्दी से देख लीजिए बेटा, सुन पा रहे हैं बेटा मुझे? स्क्रीन आपको शो हो पा रही है बेटा? चलिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा, आज की क्लास का जो है आपकी क्लास बच्चा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज, यानी कि कैथोड किरणों के बारे में, एनोड किरणों के बारे में, ये सारी जानकारी आज आप लेने वाले हैं बेटा, ठीक है बच्चा। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं बेटा।
चलिए बेटा देखते हैं आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है बच्चा, वो होने वाला है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज बेटा। चलिए आप लोगों के सामने मैं आपको बताने जा रहा हूं बेटा आज कि यहां से जो आप चीजें देखने वाले हैं बेटा, शुरू करें बेटा हम अपनी पहला टॉपिक जो है बच्चा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज। चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए बेटा सीधे टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले मैं आपको बेसिक जानकारी देना चाहूंगा बेटा, जो आप लोगों ने परमाणु के बारे में पढ़ी है। 9th क्लास में हमने जो एटम्स के बारे में जानकारी ली थी वो कुछ ऐसा ली थी बेटा, सेंटर में कुछ ऐसा होता है। अभी डिस्कस करेंगे बेटा इसके बारे में थोड़ा थोड़ा, और फिर कुछ ऐसी ऐसी राउंड राउंड शेप्स ही होती हैं, इन्हीं के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा। ठीक है, तो एटम की जो स्ट्रक्चर है बेटा वो कुछ ऐसी सी हम बनाते हैं 9th में 10th में जब भी आपने देखी है। तो ये जो सेंटर वाला पार्ट था बच्चा, ये कहलाता है नाभिक। क्या कहलाता था बच्चा? नाभिक कहलाता था। नोट करने की जरूरत नहीं है, बस इसलिए क्लियर कर रहा हूं कि जिससे आपको आगे के सारे पॉइंट क्लियर हो जाए बेटा। नाभिक बेटा, ठीक है। और ये कहलाते थे बेटा कोष। क्या कहलाते थे? कोष। इनमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते थे बेटा, किसी सेल में एक दो, जो भी नियम है। वैसे तो नियम है बेटा इसका कि किसी भी सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती है, लेकिन मेरा वो मकसद नहीं है। मैं केवल आपको ये बताना चाह रहा हूं कि परमाणु की जो प्रेजेंट वाली स्ट्रक्चर है छोटी सी, उसमें एक वर्ड होता है नाभिक, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाम के दो पार्टिकल्स पाए जाते हैं। और ये जो आप देख पा रहे हैं इस तरह के पार्टिकल्स, ये होते हैं बच्चा इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। अब कल वाले टॉपिक पे आते हैं। कल जो हमने क्लास फिनिश की थी वो की थी बेटा डाल्टन के परमाणुवाद पर। किस पर? डाल्टन के परमाणुवाद पर। तो डाल्टन ने सबसे पहले बताया था परमाणु शब्द की बारे में, सबसे पहले डाल्टन ने बताया। तो डाल्टन ने बताया था कि किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा अविभाज्य कण, कैसा कण बच्चा? अविभाज्य कण। सबसे छोटा अविभाज्य कण परमाणु कहलाता है। याद है आप लोगों को बेटा? हेलो बेटा, जल्दी से एक बार कमेंट कर दें बेटा। चलिए, अविभाज्य कण क्या कहलाता था? परमाणु। लेकिन आगे जाके पता चला कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीन पार्टिकल्स पाए जाते हैं। जो स्थायी पार्टिकल्स हैं वो तीन है। इसके अलावा और बहुत सारे होते हैं बेटा, एंटी इलेक्ट्रॉन, एंटी पॉजिट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, पाई मेसान पार्टिकल्स, ठीक है, मेसान पार्टिकल्स, काफी सारे, मतलब 22 तरह के और पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं। लेकिन हम केवल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के ही बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि ये स्थायी होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? स्थायी होते हैं। ठीक है, तो आज हम बारी बारी से जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई, प्रोटॉन की खोज कैसे हुई, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, और ये जो सेंटर था जिसे आप नाभिक कह रहे थे, इस नाभिक की खोज भी कैसे कैसे हुई। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। और हमारी जो पहली क्लास है बेटा, उसका जो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है बच्चा, फर्स्ट। नोट करने की कोई खास जरूरत नहीं है बेटा। हमारा जो टॉपिक है बेटा, जल्दी से आप डायग्राम देख लीजिएगा एक बार। तो हम सबसे पहले बात करेंगे बेटा कैथोड किरणों की। किसकी बच्चा? कैथोड किरणों की। अब बात तो हम कर रहे थे बच्चा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। किसकी कर रहे थे बेटा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। लेकिन ये बात बीच में किसकी आ गई? बात बीच में आ गई बेटा किसकी? कैथोड किरणों की। क्योंकि अभी अभी जो हम जिक्र कर रहे थे वो जिक्र कर रहे थे हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। किस किस का बच्चा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। लेकिन यहां पर जो मेरे टॉपिक हैं उनमें नाम ही बदल गया है। मेरे जो आज के टॉपिक होने वाले हैं बच्चा, वो होने वाले हैं कैथोड किरणें। कौन सी किरणें बच्चा? कैथोड किरणें। और साथ में क्या आने वाला है बेटा? एनोड किरणें।
अब इन किरणों के बारे में पढ़ेंगे और इन्हीं से हम जानेंगे आज कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी और प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप लोग इसे समझेंगे जरूर। मैं बता दूं आपको, कैथोड किरणों से ही इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया गया था और एनोड किरणें ही प्रोटॉन के बारे में बताती हैं। ठीक है, तो यहां से आपको ये हिंट तो मिल गया होगा कि हमारे जो आज के टॉपिक हैं बच्चा, वो क्या है, कैथोड किरणें और एनोड किरणें। कौन कौन से बच्चा? कैथोड किरणें हैं हमारा टॉपिक आज का, और एनोड किरणों का टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए मैं क्लास शुरू करता हूं बेटा आप लोगों की जल्दी से। चलिए मैंने कमेंट ओपन कर दी है, जिसको कहीं भी डाउट हो वो समझ ले। आपने अपने घरों में बच्चा सेल देखा होगा एक, या तो बैटरी देखी होगी या सेल देखा होगा। अगर आपने बैटरी देखी है बच्चा, तो बैटरी में भी दो वर्ड होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। बना होता है ना बेटा, दो सिरे होते हैं जिन पे हम वायर वगैरह लगाते हैं। ठीक है, टच करते हैं। सेल में भी ऐसा ही होता है। जब भी आप किसी सेल की तरफ जाएंगे, मतलब अगर आपके पास ड्राई सेल ही आप लोगों ने देखा ज्यादातर, तो अगर आप सेल की तरफ जाएंगे तो आपने देखेंगे उसकी तरफ एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। घरों में वायरिंग भी जो होती है उसमें भी दो वायर होते हैं, एक को हम बोलते हैं अर्थिंग है, न्यूट्रल फेस है, और एक को बोलते हैं फेस है। फेस लाइन मतलब पावर लाइन, और न्यूट्रल लाइन, दो लाइनें होती हैं। ठीक वैसे ही जब आप किसी सेल के बारे में डिस्कस करते हैं तो एक पॉजिटिव भाग होता है और एक नेगेटिव होता है। ठीक है, तो बैटरी के केस में जो नेगेटिव पार्ट है उसका नाम होता है बच्चा कैथोड। क्या नाम होता है? कैथोड। दोबारा सुन लेंगे, वैद्युत अपघटनीय सेल में जो नेगेटिव पार्ट है उसको बोलते हैं कैथोड, और जो पॉजिटिव पार्ट है उसको बोलते हैं एनोड। ये नोट करें बेटा पहले जल्दी से, क्या बताया मैंने, कैथोड और एनोड। जल्दी से नोट करेंगे बेटा, कैथोड और एनोड। ये बात क्लियर हो गई। मैंने कहा है कि किसी भी सेल का जो नेगेटिव टर्मिनल है विद्युत अपघटनीय सेल का, वो कैथोड होता है, और जो नेगेटिव है वो, सॉरी जो पॉजिटिव है वो एनोड होता है। ये बात क्लियर है? मतलब दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव होते हैं और एक नेगेटिव होता है। ये बात क्लियर है बेटा? चलिए अब हम बात करते हैं कि कैथोड किरणों को डिस्कवर कैसे किया गया। सामने आप डायग्राम देख पा रहे हैं बच्चा, तो ये जो डायग्राम है, ये जो बेटा यहां से यहां तक आप ट्यूब देख पा रहे हैं, ये वाली, ये जो ट्यूब है ये लगभग 60 सेंटीमीटर लंबी है। पहले सारा डेटा मैं आपको समझाऊंगा, फिर आप मुझे वन बाय वन थ्योरी बताना, क्योंकि आज हम कुछ भी याद करने वाले नहीं हैं। सारी चीजें समझ के जाएंगे, यहीं से तैयार करके जाएंगे। ठीक है, ज्यादा नोट करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा बेटा। तो ये है बेटा आपका 60 सेंटीमीटर। यहां से अगर आप देखें, लेकिन कॉपी पेंसिल साथ लेके बैठे बेटा, क्योंकि कुछ चीजें जो मैं बताता हूं पीडीएफ में नहीं है, वो आप नोट जरूर किया करें। तो मैंने कहा है ये जो टेस्ट ट्यूब है ये कांच की ट्यूब है बेटा। किसकी ट्यूब है? कांच की ट्यूब है। तो डेटा एक बार ऊपर लिख देता हूं, एक 60 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब है बेटा कांच की। किसकी ट्यूब है? कांच की ट्यूब है जी, जो मुझे दिखाई दे रही है इसमें। चलिए पॉइंट नंबर 2, कुछ दिखाई दे रहा हो बेटा इसमें, ये हाई वोल्टेज जनरेटर है, मतलब कोई सोर्स है जहां से हाई वोल्टेज जाएगा। मैं आपको वोल्टेज का आइडिया दिला दूं कि हमारे घरों में जो सप्लाई होती है वो 220 से 240 वोल्ट की होती है। किसकी होती है बच्चा? 220 वोल्ट से 240 वोल्ट की होती है। लेकिन यहां जो वोल्टेज आप इसमें प्रवाहित करने वाले हैं वो लगभग 10,000 से 30,000 के बीच होगा बेटा। कितना होगा? 10,000 वोल्ट। आप समझ सकते हैं कि गांव में एक कहावत है कि 11,000 की जो लाइनें होती हैं आपने देखी होंगी, बोलते हैं ना 11,000 33,000 की जो लाइन होती है, तो समझ के चलें कि इसमें लगभग 10,000 से ज्यादा, यानी कि 11,000 ही मान लें, 11,000 का वोल्टेज डायरेक्ट एंटर करना है इसमें। ठीक है, 10,000 से लेके 30,000 तक इसमें हाई वोल्टेज, मतलब इसमें एक वर्ड और आ गया बेटा, हाई वोल्टेज। ये सारे वर्ड मैं आपको आज थ्योरी में कंसीडर कराऊंगा, और आप भी कहेंगे कि सर ये तो बातों बातों में तैयार हो गया, इसके लिए कुछ अलग से रट्टा लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमारी टैगलाइन ही है कि हम रटाते नहीं सिखाते हैं। एक वर्ड और दिया हुआ है बेटा यहाँ पर, वैक्यूम पंप है। कैसा पंप है?
वैक्यूम पंप है। अब ये वैक्यूम पंप क्या बला होती है, इसको भी समझे। वैक्यूम पंप है बच्चा जो निर्वात करेगा, मतलब अंदर से एयर निकाल लेगा। यहां जितनी भी हवा होगी उस सबको ये बाहर निकाल लेगा, वैक्यूम क्रिएट करेगा, जिसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं बच्चा, निर्वात। क्या बोलते हैं, निर्वात। ठीक है, एक वर्ड और मिला कि कहीं कहीं कुछ वैक्यूम की बात चल रही है बच्चा। किसकी बात चल रही है बच्चा, वैक्यूम की बात चल रही है, या निर्वात का जिक्र आ रहा थोड़ा सा। ठीक है, और डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो आपको एयर मिलेगी एट लो प्रेशर। एयर है इसमें लो प्रेशर, तो ये जो वैक्यूम है ये लो प्रेशर का ही काम करने के लिए यूज होता है। किसका बच्चा, लो प्रेशर के लिए यूज होता है। जब अंदर एयर नहीं रहेगी तो अंदर का प्रेशर कैसा हो जाएगा बच्चा, कम हो जाएगा। ठीक है, अब इस ट्यूब को नाम दिया गया है डिस्चार्ज ट्यूब। इसके अलावा और कुछ मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। अब हम थ्योरी की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा इस पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर है क्या। मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा, आप समझने की कोशिश करें। आपके पास 60 सेंटीमीटर लंबी कांच की एक ट्यूब है, और इस ट्यूब का जो नाम है बच्चा, मैं नाम भी बताना चाह रहा हूं कि इसका नाम क्या है। इसका नाम है बच्चा विद्युत विसर्जन नलिका। विद्युत विसर्जन नलिका, ध्यान से समझेंगे बेटा, इसका क्या नाम है, विद्युत विसर्जन नलिका। ठीक है, जल्दी से बेटा जो भी बच्चे बाद में जुड़े हैं जरा एक बार कमेंट कर दें। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। वीडियो पसंद आए तो बेटा लाइक कर देना जी। विद्युत विसर्जन नलिका, विद्युत विसर्जन नलिका क्यों बोलते हैं, क्योंकि बेटा हमने जो कांच देखा है वो तो ऐसा देखा है कि अगर हम गर्म कांच में, मतलब कांच में गर्म चाय तेजी से डाल दें, गर्म पानी तेजी से उसमें डाल दें, तो वो कांच तो चटक जाता है। मतलब वो तो 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर भी सहन करने में सक्षम नहीं है, कांच तो जल्दी ब्रेक हो जाता है। जो हमने घरों में कांच के कप या प्लेट देखे हैं वो जल्दी ही क्रैक हो जाते हैं। लेकिन यहां मैं वोल्टेज प्रवाहित करने वाला हूं 10,000। कितनी बचा, 10,000 वोल्टेज प्रवाहित हो रही है। इसका मतलब ये जो कांच है ये अलग से बनाया गया है, जो विद्युत विसर्जन करने के ही काम आता है। जिसमें विद्युत विसर्जन समझ रहे हैं, विद्युत की स्पार्क, स्पार्क समझ रहे हैं, चिंगारी टाइप, तो विद्युत विसर्जन नलिका बेटा। ठीक है, मतलब ये ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर सह सकती है, क्योंकि आप जानते हैं कांच तो ऐसा भी होता है जो ब्लड प्रूफ होता है ना, ब्लड प्रूफ भी कांच होता है, क्रुक्स कांच होता है, पायरेक्स कांच होता है, बहुत सारे प्रकार के कांच होते हैं बेटा। तो 60 सेंटीमीटर की लंबी नली है एक कांच की, उसमें आपने कम दाब, ये जो वैक्यूम था, कम दाब पर उच्च वोल्टेज प्रवाहित किया। क्या किया बेटा, कम दाब पर वोल्टेज कैसा था, उच्च, उच्च वोल्ट या उच्च वोल्टेज प्रवाहित किया। बस कुछ नहीं है बेटा, कांच की एक ट्यूब है, 60 सेंटीमीटर लंबी नली है, उसमें कम दाब पर और उच्च ताप पर, सॉरी कम दाब पर हाई वोल्टेज प्रवाहित किया, जिससे कैथोड से कुछ किरणें निकलती हैं। कैथोड से क्या होता है बच्चा, कुछ किरणें निकलती हैं। अगर कैथोड से निकलती हैं तो बच्चा जाएंगी किस तरफ, जी हाँ बच्चों जाएंगी एनोड की तरफ। किसकी तरफ जाएंगी, एनोड की तरफ। बस इतनी सी थ्योरी है बेटा, एक बार दोबारा समझते हैं। 60 सेंटीमीटर लंबी कांच की एक विद्युत विसर्जन नलिका में कम दाब पर हाई वोल्टेज प्रवाहित करते हैं, जिससे कैथोड की तरफ से कुछ किरणें निकलती हैं जो एनोड की ओर चलती हैं। कैथोड की ओर से चलने के कारण इन किरणों को नाम दिया जाता है कैथोड किरणें। कैसी किरणें, कैथोड किरणें। अब कैथोड किरणें बच्चा कहां से निकलती हैं, कैथोड से। अब कैथोड कैसा होता था, नेगेटिव, कैसा होता था, नेगेटिव। तो ये जो किरणें हैं ये किससे मिलकर बनी है, नेगेटिव कणों से मिलकर बनी है। किससे मिलकर बनी है, नेगेटिव कणों से मिलकर बनी है, और इन्हीं का नाम रखा गया था बच्चा बाद में, क्या, इलेक्ट्रॉन। तो ये जो प्रैक्टिकल था ये किया था बच्चा 1859 में जूलियस पल्कर ने। नाम जरूर ध्यान रखना है बेटा, मेरा नाम जरूर ध्यान रखना है इसका, जूलियस पल्कर। लेकिन 9th में जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज बच्चा किसने की थी, थॉमसन ने। सबने पढ़ा है नहीं, इलेक्ट्रॉन की खोज बच्चा किसने की थी, थॉमसन ने की थी। लेकिन मैं जिस प्रैक्टिकल का जिक्र कर रहा हूं इसको किया था 1859 में किसने,
जूलियस पलकर ने। किसने? जूलियस पलकर ने बेटा। ठीक है, तो जूलियस पलकर ने ये प्रैक्टिकल किया था बच्चा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको कैथोड किरणों के गुण की ओर लेके चलता हूं बेटा। कैथोड किरणों के गुण। कैथोड किरणों के बहुत सारे गुण हैं जो आप सामने से देख सकते हैं। पहला, ये कैथोड से निकलती है, एनोड की तरफ चलती है, सीधी रेखा में चलती है, ये नेगेटिव कणों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, जितनी भी नेगेटिव चीजें होती हैं वो पॉजिटिव की ओर को मुड़ती हैं। इसका मतलब ये विद्युत क्षेत्र पे प्रवाहित करने पर एनोड की ओर मुड़ जाएंगी, फोटोग्राफिक प्लेट को काला कर देंगी। ठीक है, तो इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अब कैथोड किरणों के गुण की बात करते हैं। जब भी आपको लगे आपको कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है तो एक बार डिस्कस कर लेना बेटा जरूर। ठीक है, अब मैं आपसे बेटा क्लियर हुआ? दोबारा समझते हैं। साइंटिस्ट का नाम था जूलियस पलकर। जूलियस पलकर ने 1859 में, जूलियस पलकर ने देखें बेटा, मैं कुछ आंकड़े दोबारा बताता हूं। 1859 में, किसमें बेटा? 1859 में एक प्रयोग किया। किसने किया? जूलियस पलकर ने प्रयोग किया। जूलियस पलकर नामक वैज्ञानिक ने प्रयोग किया। क्या किया था बेटा? 60 सेंटीमीटर लंबी एक कांच की नली थी जिसका क्या नाम था बच्चा? विद्युत विसर्जन नली का। क्या नाम रखा था हमने? विद्युत विसर्जन नली का। नाम जरूर ध्यान रखना बेटा, विद्युत विसर्जन नली का। कांच की ट्यूब का होगे तो ऐसा लगेगा पता नहीं कौन सा कांच है। तो 60 सेंटीमीटर लंबी एक कांच की ट्यूब थी जिसमें क्या किया बेटा? कम दाब पर। किस पर? कम दाब पर। कम दाब मतलब बेटा 10 की घात -2 से कम, 10 की घात -2 से कम, यानी कि 10 की घात -3 या 4। कम दाब पर उच्च वोल्टेज प्रवाहित किया। कम दाब पर उच्च वोल्टेज प्रवाहित किया बच्चा। ठीक है, कम दाब पर उच्च वोल्टेज प्रवाहित किया जिससे कैथोड से कुछ किरणें निकलती हैं। ठीक है, कैथोड से कुछ किरणें निकलती हैं। कैथोड से किरणें निकलती हैं, कहां की तरफ चलती हैं बच्चा? एनोड की ओर चलती हैं। कहां की तरफ चलती हैं? एनोड की ओर चलती हैं। बस इतना सही है। कैथोड से निकलने के कारण इन किरणों को नाम दिया गया बच्चा कैथोड किरणें। क्या नाम दिया गया? कैथोड किरणें। कैथोड से निकलने के कारण इन किरणों को नाम दिया गया बच्चा कैथोड किरणें। अब इनकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, गुण की। उसी डायग्राम पे देख लेना थोड़ा सा। पहला, सीधी रेखा में चलती है। किसमें चलती है? सीधी रेखा में। इस बात को आप लिख लें बेटा, सीधी रेखा में जितनी भी किरणें आपने आज तक पढ़ी हैं, अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें, ठीक है, कैथोड किरणें, एनोड किरणें, सारी किरणें लगभग सीधी चलती हैं। एक दो को छोड़ दें, सारी किरणें लगभग क्या चलती हैं बच्चा? सीधी चलती हैं। तो ये पॉइंट तो आप किसी भी किरणों में डाल सकते हैं कि ये सीधी रेखा में चलती हैं। इसमें हम स्पेशल क्या कर सकते हैं? इसमें हम स्पेशल कर सकते हैं बच्चा, ये कैथोड से नहीं, ये एनोड की ओर चलती है बच्चा। किसकी तरफ चलती है? एनोड की ओर। ठीक है, और एनोड की ओर नहीं चलती, एनोड को पार कर जाती हैं। एनोड को क्या कर जाती हैं बच्चा? पार कर जाती हैं। और उसके ऊपर जो है ये जो ट्यूब होती है ना बेटा, यहां पर ये, इसमें जो लास्ट वाला सिरा होता है बेटा यहां पर, ये वाला जो सिरा होता है बेटा यहां पर, इसको गौर से देखना। यहां पर जिंक सल्फाइड का लेप होता है। किसका लेप होता है? जिंक सल्फाइड का लेप होता है। और जैसे ही किरणें यहां टकराती हैं तो चमक उत्पन्न करती हैं। क्या उत्पन्न करती हैं? चमक उत्पन्न करती हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। मतलब कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं, एनोड को पार करती हैं। ठीक है, और जो कांच की लास्ट वाली दिया रहा है, एनोड को पार करके उस पर चमक उत्पन्न करती हैं बेटा। क्या करती हैं? चमक उत्पन्न करती हैं। आगे बढ़े, चलिए। ये ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं। किससे मिलकर बनी होती हैं? ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं। ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं क्योंकि कैथोड नेगेटिव होता है। अब वहीं से निकली है तो नेगेटिव कणों से मिलकर बनेंगी। अब जितनी भी नेगेटिव पार्टिकल्स होते हैं बच्चा, वो कहां की ओर मुड़ जाते हैं? विद्युत क्षेत्र में रखने पर एनोड की ओर मुड़ जाते हैं। किसकी ओर मुड़ जाते हैं बच्चा? एनोड की ओर मुड़ जाते हैं। एनोड की ओर मुड़ जाते हैं।
इसी से संबंधित कुछ एमसीक्यू भी है बेटा आपके लिए। एनोड से जी बेटा फोटोग्राफिक प्लेट को काला कर देती हैं, ये भी ठीक है बेटा निक्की। एनोड की ओर मुड़ जाती हैं, फोटोग्राफिक प्लेट को काला कर देती हैं, गैसों को आयनित करती हैं, और भी बढ़ाएं तो गैसों को आयनित करती हैं। लेकिन डायग्राम से जो चीजें समझ में आ रही थी पहले उसको समझ लेते हैं बेटा। जब कोई वस्तु या कण गति करता है, क्या करता है? गति करता है, तो उसमें क्या होनी चाहिए बच्चा? गतिज ऊर्जा। क्या होती है? गतिज ऊर्जा। यानी कि ये गति करती है तो इनमें क्या होती है बच्चा? गतिज ऊर्जा होती है। पता कैसे चलेगा? पता कैसे चलेगा बेटा? क्योंकि ये अपने मार्ग में जो रखा हुआ होता है, इनके मार्ग में अगर छोटा सा व्हील रख दें, पहिया रख दें, तो वो इन किरणों से घूमने लग जाता है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं पॉइंट को। देखें बेटा, टॉपिक है ये सारे पॉइंट मैंने लगभग कवर कर दिए। जल्दी से देखेंगे बेटा। कैथोड किरणें ऋणात्मक आवेशित इलेक्ट्रोड या कैथोड से उत्पन्न होती है। धनात्मक आवेशित इलेक्ट्रोड या एनोड की ओर गति करती है। मतलब नेगेटिव किरणों से निकलती हैं, नेगेटिव टर्मिनल से निकलती हैं, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाती हैं। कैथोड से निकलती हैं, एनोड की तरफ जाती हैं, एनोड को पार कर देती हैं, एनोड को पार कर देती हैं बेटा। ठीक है, तो एनोड को पार करके चमक उत्पन्न करती हैं। कैथोड किरणों को देखने के लिए दो इलेक्ट्रोडों की एक खाली कांच की नली पर वोल्टेज लगाया जाता है। इससे कैथोड से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की वजह से कांच ऋणात्मक इलेक्ट्रोड के विपरीत चमकने लगता है। मैंने बताया था ना चमक उत्पन्न होती है। गुण मैं आगे बताऊंगा, और ये इनके बारे में कुछ स्पेशल पॉइंट है बेटा। कैथोड किरणों को समुचित चुंबकीय क्षेत्र में लगाकर वृत्तीय पथ में मोड़ा जा सकता है। जो किरणें आवेशित होती हैं वो वैद्युतीय प्रभाव भी दिखाती हैं और चुंबकीय प्रभाव भी दिखाती हैं। वो वैद्युत क्षेत्र में रखने पर भी विक्षेप उत्पन्न करती हैं और चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर भी विक्षेप उत्पन्न करती हैं बच्चा। कैथोड किरण नली का टेलीविजन का एक अहम हिस्सा है। टेलीविजन का अहम हिस्सा का मतलब क्या है? पहले जो टीवी चलते थे बेटा, उनमें बड़ी बड़ी पिक्चर ट्यूब होती थी, आपने सुना हो। क्या होती थी बच्चा? पिक्चर ट्यूब होती थी बड़ी बड़ी, और वो जो पिक्चर ट्यूब थी वो कैथोड रेज होती थी। क्या होती थी? कैथोड रेज। याद है कुछ ऐसा सा होता था बच्चा? ये आगे टीवी होता था और यहां पीछे से यहां से किरणें निकलती थी और इस पे पड़ती थी, यहां चमक उत्पन्न करती थी, तब हमें कभी टेलीविजन दिखाई देता था। ठीक है, जे थॉमसन ने कैथोड किरणों पर प्रयोग किए। देखो खोज किसने की थी? जूलियस पलकर ने। किसने की थी? जूलियस पलकर ने। ठीक है, जूलियस पलकर ने खोज की थी, लेकिन नाम किसने दिया था? इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने ही इसके प्रयोग किए थे बेटा। ठीक है, चलिए अब इनके एक बार गुण और देख लें 1 बाई 1। 10-11 गुण है। सबसे पहले तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लें तेजी से। सारे जो टॉपिक हैं आपके सामने हैं, और इन सब का बेटा क्या ले लें? स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। चलिए मुझे लगता है वापस जाना पड़ेगा। ठीक है, सही जगह पहुंच गए। यही फाइल थी हमारी। जल्दी से देखें बेटा, कैथोड किरणों के जितने भी गुण हैं आपके पास, आप एक बार जल्दी से बेटा स्क्रीनशॉट ले लें इनका। इन सभी का बेटा स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। सारे पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं। ये कैथोड किरणों के गुण हैं बेटा, 4, 5, 6 जो भी आपको याद रहते हैं। पहला, कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं बच्चा। कैथोड किरणें कैसी रेखा में चलती हैं बच्चा? सीधी रेखा में चलती हैं। ठीक है, कैथोड किरणें किस में चलती हैं बच्चा? सीधी रेखा में चलती हैं और तीखी छाया डालती हैं, मतलब सीधी छाया डालती हैं। और ठीक है, अपने मार्ग पे जो वस्तुएं आती हैं उनकी छाया सामने पड़ती है। अब मैं यहीं से क्वेश्चन क्रिएट करता हूं। ये तो सबको पता है सीधी रेखा में चलती है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको उसको बताना है। क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे बेटा। क्वेश्चन ये है कि कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं, ये तो आप जानते हैं, लेकिन अगर एग्जाम में ये आ जाए कि कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं क्यों, तो इस क्यों का जवाब देना है आपको। क्या करना है बच्चा? क्यों का जवाब देना है। जल्दी से बताएं बेटा, किस किस को समझ में आ गया क्यों का जवाब? तो कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं, इसका मतलब क्या है कि अगर इनके मार्ग में कोई वस्तु रखी जाती है, ये ऐसे चल रही है और मार्ग में कोई वस्तु रख दी जाए तो उसकी छाया सामने बनती है।
उसकी छाया सामने बनती है, प्रतिबिंब बिल्कुल ठीक सामने बनता है, जिससे पता चलता है कि कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। पॉइंट नंबर 2, कैथोड किरणें ऋणात्मक आवेश होता है। अब हमें यह भी पता है कि कैथोड किरणें नेगेटिव टर्मिनल से निकलती हैं, ठीक है, तो नेगेटिव होंगी। लेकिन क्वेश्चन आ जाए सिद्ध कीजिए, क्वेश्चन सेकंड ये आ गया कि सिद्ध कीजिए कि कैथोड किरणें ऋणावेशित होती हैं या कैथोड किरणों पर ऋणावेश होता है। तो जब कैथोड किरणों पर नेगेटिव आवेश की बात आएगी तो हम क्या करेंगे, हम ये बताएंगे कि अगर आप इन्हें किसी टर्मिनल से गुजारें, वैद्युत क्षेत्र से गुजारें, किससे, वैद्युत क्षेत्र से। चलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूं बेटा। मान लीजिए ये दो प्लेट है बेटा, एक पॉजिटिव है टर्मिनल और एक नेगेटिव है, ठीक है। ऐसे बना ले या ऐसे बना सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं बेटा। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, मतलब दो प्लेट हैं, ठीक है। अगर कोई किरण ऊपर से नीचे की ओर आती है ऐसे, कोई किरण ऊपर से नीचे की ओर आती है ऐसे, ठीक है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। अगर वो किरण ऐसे मुड़ गई, अगर वो किरण ऐसे मुड़ गई तो क्या होंगी बच्चा, नेगेटिव किरणें होंगी। क्या होंगी, नेगेटिव किरणें होंगी, क्योंकि नेगेटिव किरणें ही पॉजिटिव की तरफ मुड़ती हैं। अगर कुछ किरणें ऐसी हों जो नेगेटिव की तरफ को मुड़ जाएं, कुछ किरणें ऐसी हों जो नेगेटिव की तरफ को मुड़ जाएं, इसका मतलब वो किरणें कैसी होंगी, पॉजिटिव होंगी। और अगर ऐसा हो कि कुछ किरणें बिल्कुल सीधी निकल जाएं ऐसे, ना लेफ्ट मुड़े ना राइट, इसका मतलब ये कैसी है बच्चा, उदासीन है। कैसी है, उदासीन। दोबारा सुनेंगे, मैंने कहा है आपसे कि जो किरणें विद्युत क्षेत्र में रखने पर पॉजिटिव की ओर को मुड़ती हैं, पॉजिटिव प्लेट की ओर को मुड़ती हैं, वो नेगेटिव होती हैं। जो नेगेटिव प्लेट की ओर को मुड़ती हैं वो पॉजिटिव होती हैं। तो अगर आपसे कोई पूछ ले यहां पर कि कैथोड किरणें ऋणावेशित होती हैं, क्यों, सिद्ध कीजिए, तो हम बता सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में रखने पर ये पॉजिटिव प्लेट की ओर को मुड़ जाती हैं। इससे सिद्ध होता है कि कैथोड किरणें कैसी होती हैं बच्चा, नेगेटिव होती हैं। चलिए आगे बढ़ें। कैथोड किरणें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित होती हैं, अभी बताया था। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 जो है बच्चा वो कहता है आपसे कि वे कैथोड पर उत्पन्न होते हैं और वैक्यूम ट्यूब में एनोड की ओर बढ़ते हैं। मतलब कैथोड से निकलती हैं और किसकी तरफ को चलती हैं बच्चा, एनोड की ओर को चलती हैं। पॉइंट नंबर 5, कैथोड किरणों के गुण वैक्यूम ट्यूब में प्रयुक्त इलेक्ट्रोड या गैस पर अप्रभावित रहते हैं। मतलब कैथोड किरणें जो हैं उनके गुण जो उसके अंदर गैस भरी है, जो वायु भरी है, उस पर निर्भर नहीं करते, ठीक है। गैस कोई भी हो सकती है, गैस कोई भी हो सकती है, लेकिन उसके गुण गैस पर निर्भर नहीं करते, केवल किस पे करते हैं, कैथोड पर डिपेंड करते हैं। कैथोड किरणें प्रकाश की तुलना में सीधी धीमी गति से यात्रा करती हैं, मतलब इनकी चाल प्रकाश की चाल से कम होती है। कैथोड किरणें उन वस्तुओं से गर्मी उत्सर्जित करती हैं जिन पर वो गिरती हैं, जिन पर वो गिरती हैं। और इन्हें अगर उच्च गलनांक वाली धातु पर डाला जाए जैसे टंगस्टन, तो यही एक्सरे का निर्माण करते हैं। ये भी ध्यान रखें बच्चा। रोंटगन नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक्स किरणों की खोज की थी बेटा। दोबारा सुनेंगे, कौन से वैज्ञानिक थे, रोंटगन नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक्स किरणों की खोज की थी। और एक्स किरणों की खोज किसने करी थी, कैथोड किरणों से। कैसे हुई थी, कैथोड किरणों से, कि कैथोड किरणें इन्होंने उच्च गलनांक वाली धातु पर डाली, कैथोड किरणें उच्च गलनांक वाली धातु पर प्रवाहित की, जिससे पता चला कि जो कैथोड किरणें हैं वो एक्स किरणों को जन्म देती हैं। तो बेटा कैथोड किरणें उन वस्तुओं से गर्मी उत्सर्जित करती हैं, मतलब टेम्परेचर बढ़ा देती हैं जिन पर ये पड़ती हैं। कैथोड किरणें पतली धातु की प्लेटों से गुजरने की क्षमता होती है, मतलब एनोड को पार कर जाती है, मैंने बताया था। कैथोड किरणें फास्फोरस पर पड़ने पर उसे चमका देती हैं, ठीक है, जिंक सल्फाइड या फास्फाइड का लेप होता है। कैथोड किरणें गैस को आयनित कर देती हैं। कैथोड किरणें सबसे हल्के तत्व हाइड्रोजन से 180 गुना हल्की होती हैं। कितने गुना हल्की होती हैं बेटा, 180 गुना हल्की होती हैं। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं बेटा। कैथोड किरणों का टॉपिक मेरी तरफ से फिनिश हुआ, आपकी तरफ से फिनिश हुआ या नहीं, कमेंट करके बेटा जल्दी से बताएंगे, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे बेटा। क्लियर हुआ हो तो बेटा जल्दी बता दीजिए जरा।
और कोई क्वेरी हो तो भी बता दीजिए बेटा, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूं। क्लियर हो गया तो बेटा जल्दी बताया करें। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है बच्चा, वो होने वाला है एनोड किरणें। कौन सा रहेगा बच्चा? एनोड किरणें हमारा टॉपिक है नेक्स्ट। सिमिलर सिमिलर से टॉपिक है। बहुत सारी चीजें सेम है कैथोड किरणों में और एनोड किरणों में, बहुत सारी बातें बच्चा सेम है। ठीक है, चलिए जल्दी से बताएं बेटा, क्लियर है? एक दो बच्चे का मैसेज भी आ गया है, डन हो गया है, डन है। चलिए थैंक्स, आगे बढ़ते हैं बेटा। चलिए इसको देख लेते हैं एक बार, ये क्या कहता है बेटा। हम अब की बार एनोड किरणों के बारे में पढ़ेंगे, तो बहुत सारी चीजें पहले से क्लियर हो गई बच्चा। ये एनोड से निकलेंगे, किससे निकलेंगी? एनोड से निकलेंगे। अब मैं बाद में डिस्कस करूंगा, लेकिन बहुत सारे पॉइंट जो अभी अभी बताएं पहले ही बता देता हूँ। ये सीधी रेखा में चलती है, फोटोग्राफिक प्लेट को काला कर देती है, एनोड से निकलती है, कैथोड की ओर को जाती है। एनोड पॉजिटिव है तो एनोड किरणें भी पॉजिटिव कणों से मिलकर बनती हैं। ठीक है, फोटोग्राफिक प्लेट को काला कर देती हैं। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र से गुजारने पर किसकी ओर को मुड़ जाएंगी बच्चा? किसकी ओर को? एनोड से निकलती है तो कहाँ की तरफ को मुड़ेंगी? कैथोड की ओर को, मतलब नेगेटिव टर्मिनल की ओर को मुड़ जाती है। यही सारे टॉपिक हैं बस। तो इसमें डिफरेंस क्या रहा वो देखते हैं बेटा। मतलब अगर आपने कैथोड किरणें पढ़ लिया है तो एनोड किरणों में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं बेटा क्या हम कहने वाले थे। सब कुछ सिमिलर सा है बेटा, अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारी चीजें सेम है। क्या है? वैक्यूम पंप है, मतलब लो प्रेशर रखने वाला है। चलो जी, ये बात समझ में आ गई। हाई वोल्टेज जनरेटर है, मतलब उच्च विभव प्रवाहित करेंगे पहले की तरह, जैसे पहले प्रवाहित किया था हाई वोल्टेज, अभी भी हाई वोल्टेज है और कम से कम 10,000 तो है। डिस्चार्ज ट्यूब वही है बेटा, 60 सेंटीमीटर लंबी है, लेकिन साइंटिस्ट का नाम बदल गया। एक ये जरूर नोट कर लेना, साइंटिस्ट का नाम है गोल्डस्टीन। जिसने प्रैक्टिकल किया था उसका क्या नाम बचा? गोल्डस्टीन। ठीक है, तो गोल्डस्टीन ने प्रयोग किया था, सेम प्रयोग है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा चेंज है बच्चा। इसमें अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर होल है। क्या है? होल है। तो इसे आप कह सकते हैं कि यहाँ छिद्रित कैथोड लिया था। क्या लिया था बच्चा? छिद्रित कैथोड, क्योंकि एनोड किरणें केवल छिद्रित कैथोड को पार कर सकती हैं। एनोड किरणें केवल छिद्रित कैथोड को ही। बेटा क्लास की डेली टाइमिंग 9:30 रहेगी, 9:30। आज तो थोड़ा लेट हो गया था, लेकिन एग्जैक्ट 9:30 पे, 31 नहीं होगी, 9:30 पे क्लास आपकी रेगुलर हो जाएगी बेटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लो प्रेशर, हाई वोल्टेज, डिस्चार्ज ट्यूब, 60 सेंटीमीटर लंबी नली, कोई गैस प्रवाहित की तो एनोड से निकलती है और कहाँ की तरफ चलती है? कैथोड की तरफ चलती है। ये बात क्लियर हुई? चलिए तो इसके बारे में पढ़ते हैं कि गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने कांच की एक 60 सेंटीमीटर लंबी नली ली, उसमें कम दाब पर उच्च विभव प्रवाहित किया। सीधा मुद्दे की बात, कम दाब पर उच्च विभव प्रवाहित किया, जिससे एनोड से कुछ किरणें निकलती हैं जो छिद्रित कैथोड को पार कर जाती हैं। एनोड से निकलने के कारण इनको नाम दिया गया, क्या बच्चा? एनोड किरणें। आप इन्हें धन किरणें भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? धन किरणें, कैनाल किरणें। ठीक है, सॉरी, एनाल किरणें कहलाएंगी बेटा। एनाल किरणें, कैनाल किरणें होती है बेटा, कैनाल रेज। तो एनोड से निकलती हैं, छिद्रित कैथोड को पार करती हैं, पॉजिटिव कणों से मिलकर बनी होती हैं। ये सारी चीजें आपको पहले से ही पता हो गई होगी। ठीक है, तो इसमें तो कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है बेटा, जल्दी से कमेंट करें। सेम प्रोसीजर है बेटा,
इसमें से अगर आपको लगता है कोई चीज पूछनी है तो जल्दी बता देना बेटा मुझे, क्योंकि सेम टॉपिक है, बस साइंटिस्ट का नाम गोल्डस्टीन है। और इस बार जो एनोड है, जो कैथोड है वो छिद्रित है, और किरणें कहाँ से निकल रही है बच्चा? एनोड से निकल रही है। कहाँ से निकल रही है? एनोड से कुछ किरणें निकलती है। ठीक है, कोई डाउट बचा यहाँ तक? मैं समझता हूँ यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, अब इनके गुण की तरफ चलते हैं बेटा। एनोड किरणों के अगर हम गुण की बात करें तो सारे गुण बेटा लगभग वही हैं, एक दो चीजें चेंज होंगी। ठीक है, जो आपको पता भी होगा क्यों होंगी, क्योंकि ये पॉजिटिव किरणें हैं। कैसी किरणें हैं बच्चा? पॉजिटिव किरणें हैं। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव किरणें नहीं होती तो बात कुछ और होती है बेटा। चलिए, अब मैं आप लोगों को दो चार क्वेश्चन और बता देता हूं, वो ध्यान से सुनेंगे बेटा। कैथोड किरणें हो चुकी हैं, एनोड किरणों के बारे में बात कर रहे हैं। एनोड किरणें कैसी होती हैं बेटा? धनावेशित होती हैं। कैसी होती हैं? धनावेशित। ये कैनाल किरणें कहलाती हैं, सॉरी एनाल किरणें या पॉजिटिव किरणें भी कहते हैं। ये किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। किस में चलती हैं? सीधी रेखा में चलती हैं। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित हो जाती हैं। कैथोड किरणों के विपरीत दिशा में होता है इनका विक्षेपण। ये वेग कैथोड किरणों से कम होता है, मतलब उनका जो वेग था वो ज्यादा था, इनका वेग कैथोड किरणों से कम होता है। ये किरणें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन कर सकती हैं। इनका द्रव्यमान लगभग उन परमाणुओं के समान होता है जिनसे वो प्राप्त होती है। ध्यान से सुनेंगे, जहां से भी ये प्राप्त होती है इनका द्रव्यमान उस द्रव्यमान के बराबर होता है। इनका आवेश द्रव्यमान अनुपात गैस पर निर्भर करता है। और एनोड किरणों का तो करता है, कैथोड किरणों का E/m गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। तो कमेंट करके बताएंगे कि गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, तो इलेक्ट्रॉन के लिए E/m का मान कितना होता है? इनका आवेश द्रव्यमान अनुपात गैस पर निर्भर करता है। ये किरणें पतली धातु की पन्नी को भेज सकती हैं। ये गैसों को आयनीकरण का प्रभाव उत्पन्न करती हैं। तो सेम से पॉइंट है, बस इतना सा है कि ये छिद्रित एनोड कैथोड को पार करती हैं। ये वैद्युत क्षेत्र में रखने पर नेगेटिव टर्मिनल की ओर मुड़ती है। किसकी ओर? नेगेटिव की ओर। और वो किसकी तरफ को मुड़ती थी बच्चा? पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन है, जल्दी से जवाब देना है बेटा। पहला क्वेश्चन, कौन कौन बच्चे ऐसे हैं जो जवाब देंगे? पहला क्वेश्चन बेटा आपके सामने है, परमाणु के मूल कण कौन कौन से होते हैं? मैंने बताया परमाणु में 22 प्रकार के तो अस्थायी कण हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि मूल कण कौन कौन से होते हैं। कमेंट करके बताएंगे बेटा, परमाणु के मूल कण कौन कौन से होते हैं? जल्दी से कमेंट करेंगे। ये क्वेश्चन आपको मुझे बताना है। और मैंने आज की ही क्लास से आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन देखें। अब ऐसे बच्चे जिनको लगता है कि उनकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है, उनको एक बार चेक कर लेते हैं बेटा। ठीक है बेटा, सीधा टॉपिक पे आते हैं। अब जिन बच्चों ने क्लास रेगुलर ली है, जो बच्चे क्लास रेगुलर ले रहे हैं, वही इन बच्चों का क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे बेटा। अगर आप लोगों की तैयारी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी है, तो मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, ध्यान दें। कैथोड किरणें न्यून दाब पर ही क्यों उत्पन्न होती हैं? पहला क्वेश्चन है। अगर आपकी तैयारी अच्छी है, बहुत बढ़िया, आप कहीं से तैयारी कर रहे हैं, तो पहला क्वेश्चन बताएं बेटा, कैथोड किरणें कम दाब पर क्यों उत्पन्न होती हैं, उच्च दाब पर क्यों उत्पन्न नहीं होती? दूसरा क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन को ऋणात्मक आवेश की इकाई क्यों माना जाता है? इलेक्ट्रॉन को परमाणु का मूल कण क्यों माना जाता है? ये 4 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं। 3 क्वेश्चन ये है बच्चा। तो जिन बच्चों की तैयारी अच्छी है वो इन क्वेश्चन का जवाब देंगे, कमेंट करें। अगर आपको कहीं ना कहीं लगता है कि आपको इन क्वेश्चनों के जवाब नहीं पता है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों की तैयारी में कुछ कमी है, तो आपको और अच्छे से तैयारी करनी है। इसके लिए आप बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल पर, सेवियर एकेडमी पर। तो ज्वाइन कीजिएगा बेटा सेवियर एकेडमी को, अपने दोस्तों को शेयर करें। इन तीनों चारों क्वेश्चन के आंसर आप मुझे बताने का कष्ट करेंगे। तो आज के लिए बच्चा मैं यहीं रोक दूंगा, कल बिल्कुल ठीक समय पर क्लास होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद बेटा।